नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग की महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। तो देखो, ये वो परिभाषाएं जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो देखो पहली परिभाषा है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी किसे कहते हैं? तो देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति एवं विभिन्नता का एक साथ अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? हम आनुवांशिकी बोलते हैं। ठीक है ना। देखो अगली परिभाषा है वंशागति। हेरिडिटी क्या होता है? तो देखो, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षणों के अभिगमन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम वंशागति बोलते हैं। यानी कि होता क्या है दोस्तों, कि जनक पीढ़ी से जो संतति पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं ना, तो उनको तो हम वंशागति लक्षण बोलते हैं। जो लक्षणों के जो जाने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको क्या बोलते हैं? हम वंशागति कहते हैं। देखो अगली परिभाषा है विभिन्नता, यानी कि वेरिएशन। तो देखो, वेरिएशन क्या होता है कि बच्चों का अपने माता पिता से भिन्न होना या एक प्रजाति के जानवरों का आपस में एक दूसरे से भिन्न होना क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है। जब हम वंशागति और विभिन्नता दोनों का एक साथ अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम आनुवांशिकी बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं जीन। जीन किसे कहते हैं दोस्तों? बहुत ही अच्छी परिभाषा है। ठीक है, तो जीन क्या होती है दोस्तों? आनुवांशिकी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। आनुवांशिकी की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, उसको क्या बोलते हैं? हम जीन बोलते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि वे आनुवांशिक घटक जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक या एक से अधिक लक्षणों की वंशागति के लिए उत्तरदायी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मेंडेलियन कारक कहलाते हैं। वर्तमान में इन्हें क्या कहते हैं? जीन कहा जाता है। और यह आनुवांशिकी की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आनुवांशिकता का रासायनिक आधार क्या है। तो आनुवांशिकता का रासायनिक आधार क्या हो जाएगा? डीएनए हो जाएगा। ठीक है ना, डीएनए हो जाएगा। और आनुवांशिकता का भाग की बात करें तो भाग क्या हो जाएगा दोस्तों? गुणसूत्र हो जाएंगे। ठीक है ना। देखो अगली परिभाषा है युग्म विकल्पी। तो एलील क्या होता है? तो किसी एक लक्षण को अभिव्यक्त करने के लिए जीन के दो अलग अलग विकल्पों का मिलना क्या कहलाता है? एलील कहलाता है। जैसे एक मान के चलो कोई लक्षण है, जैसे लंबाई। ठीक है ना, क्या है? एक लक्षण लंबाई है तो इसकी दो विकल्प होते हैं, एक तो प्रभावी और एक अप्रभावी, यानी कि बौना और लंबा। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? हम एलील बोलते हैं। ठीक है ना। देखो अगली परिभाषा है समसूत्री विभाजन, यानी कि माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? कोशिका का दो समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजन समसूत्री कहलाता है। जिसमें बनने वाली पुत्री कोशिका जनक कोशिका के समान होती है, उसको क्या बोलते हैं? माइटोसिस बोलते हैं। अगली परिभाषा है देखो कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन यानी कि साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन ही क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य विभाजन कहलाता है। एक होती है दोस्तों कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी केंद्र का विभाजन ही क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। अगला है रिडक्शन डिवीजन। देखो ये क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन यानी इसको हिंदी में बोलते हैं न्यूनकारी विभाजन। तो वह विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या दुगुणित से अगुणित हो जाती है, तो यह किसमें होती है? अर्धसूत्री विभाजन में होती है। ठीक है, इसीलिए अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को क्या बोलते हैं? हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। अगली परिभाषा है क्रॉसिंग ओवर, यानी कि जीन विनिमय। तो बहुत ही अच्छी परिभाषा है। देखो किसे कहते हैं? प्रोपेज फर्स्ट की पैकेटीन अवस्था में समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य भुजाओं का आदान प्रदान होना क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। कभी जब दोस्तों यह पूछ लिया जाता है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो प्रोपेज फर्स्ट की पैकेटीन अवस्था में होता है। ठीक है ना। अगली परिभाषा है संलग्नता। संलग्नता क्या होता है? लिंकेज। तो देखो, जीनों का साथ साथ रहने की प्रवृत्ति तथा इनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? संलग्नता कहलाता है। और ये जो संलग्नता है, यह मेंडल के तीसरे नियम स्वतंत्र अपवहन के नियम का अपवाद है। ठीक है ना, इतना भी ध्यान रखना है। अगली परिभाषा है म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तन। देखो उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? जीवों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में होने वाले अचानक परिवर्तन को क्या बोलते हैं? हम म्यूटेशन बोलते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी जीव की आनुवांशिकी में अचानक बदलाव आना क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। दोस्तों म्यूटेशन की खोज किसने की थी? हुगो डी ब्रिज ने की थी। ठीक है ना, इवनिंग प्राइमरोज पौधे में की थी। अगली परिभाषा है युग्मक जनन, यानी कि गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? नर व मादा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब अपने गैमेट दो प्रकार के होते हैं, एक तो नर युग्मक और एक मादा युग्मक। देखो नर युग्मक क्या होता है? स्पर्म होता है, शुक्राणु। तो शुक्र जनन क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखो वृषणों से नर युग्मक शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। अगला है ऊजेनेसिस या अंड जनन। तो अंड जनन क्या होता है? अंडे के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम अंड जनन बोलते हैं। अगली परिभाषा है
अंतरावस्था यानी कि इंटरफेज। तो दो लगातार समसूत्री विभाजन के मध्य आराम की अवस्था जिसमें कोशिका अगले विभाजन के लिए पोषक तत्व एकत्रित करती है उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरफेज बोलते हैं या अंतरावस्था बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो कोशिका विभाजन होता है ना, कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था होती है इंटरफेज। अगली परिभाषा है कोडोन। कोडोन क्या होता है? तो देखो एमआरएनए पर पाए जाने वाला 3 नाइट्रोजन क्षारकों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कोडोन बोलते हैं। अगली परिभाषा है प्लियोट्रोपिक जीन। तो प्लियोट्रोपिक जीन क्या होता है? ये यदि एक जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। अगली परिभाषा है फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन क्या होता है? यदि गाय में बछड़ा एवं बछड़ी जुड़वा पैदा होते हैं, यदि गाय में बछड़ा एवं बछड़ी जुड़वा पैदा होते हैं तो बछड़ा सामान्य होता है, जबकि बछड़ी जो मादा बछड़ी होती है वो बांझ होती है, और बछड़ी को ही क्या बोलते हैं, उस फ्री मार्टिन कहते हैं। ठीक है, जो मादा बछड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, फ्री मार्टिन कहते हैं। अगली परिभाषा है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो ये क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टो फिटेलिस। तो देखो आरबीसी के नष्ट होने की वजह से भ्रूण की मृत्यु होना क्या कहलाता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहलाता है। अगली परिभाषा है दोस्तों पॉलीजीन। पॉलीजीन क्या होता है? पॉली का मतलब होता है दो या दो से अधिक। यदि दो या दो से अधिक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, पॉलीजीन कहते हैं। अगली परिभाषा है छठवीं कलिंग। तो कलिंग का मतलब यह होता है कि जो अवांछित जानवर होते हैं, अवांछित जानवरों को फार्म से अलग करना या बाहर करना। क्यों करते हैं? क्योंकि नर जिसकी प्रजनन क्षमता अच्छी ना हो और मादा जिसका दुग्ध उत्पादन अच्छा ना हो, तो उनको क्या है, फार्म से अलग कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, कलिंग कहते हैं। अगली परिभाषा है सलेक्शन। सलेक्शन क्या होता है? तो नई पीढ़ी के लिए अच्छे माता पिता का चुनाव करना क्या कहलाता है, सलेक्शन कहलाता है। नर जिसकी प्रजनन क्षमता अच्छी हो और मादा जिसका दुग्ध उत्पादन अच्छा हो। ठीक है ना। उसके बाद परिभाषा है ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप क्या होता है? तो देखो दोस्तों शुद्ध नस्ल के नर का अशुद्ध मादा के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजनन करवाना ताकि 7 से 8 पीढ़ी में शुद्ध नस्ल प्राप्त हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग अप बोलते हैं। और देखो ग्रेडिंग अप का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, शुद्ध नस्ल प्राप्त करना। अगली परिभाषा है प्रोगैमिक लिंग निर्धारण। तो देखो प्रो का मतलब क्या होता है, पहले। तो निषेचन से पहले लिंग का निर्धारण होना क्या कहलाता है, प्रोगैमिक लिंग निर्धारण कहलाता है। उदाहरण के लिए मधुमक्खी नर होता है ना, जो ड्रोन होता है, उसमें यह देखने को मिलता है। उसके बाद है समयुग्मजी कंडीशन, यानी समयुग्मजी अवस्था क्या होती है, होमोजाइगस कंडीशन। जब युग्म विकल्पी जोड़ों पर उपस्थित दोनों जीन समान हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, समयुग्मजी अवस्था बोलते हैं। जैसे कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया, यानी कि दोनों सेम होनी चाहिए, दोनों एलील। ठीक है ना। अगली परिभाषा है विषम युग्मजी अवस्था, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्या होती है? देखो जब युग्म विकल्पी जोड़ों पर उपस्थित दोनों जीन असमान हो तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं हम, विषम युग्मजी अवस्था बोलते हैं। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों अलग अलग है ना, तो इसको बोलते हैं हम विषम युग्मजी अवस्था। अगली परिभाषा है सिंगेमिक लिंग निर्धारण। तो सिंगेमिक का मतलब क्या होता है, साथ में। ठीक है, यानी कि निषेचन के समय लिंग का निर्धारण होना क्या कहलाता है, सिंगेमिक लिंग निर्धारण कहलाता है। ठीक है, जैसे मानव हो गया और जानवर हो गया, तो इनमें होता क्या है, निषेचन के साथ ही लिंग का निर्धारण हो जाता है। उसके बाद है एपिगेमिक। एपिगेमिक का मतलब होता है बाद में, एपिगेमिक लिंग निर्धारण, यानी कि निषेचन के बाद में लिंग का निर्धारण होना क्या कहलाता है, एपिगेमिक लिंग निर्धारण कहलाता है। उदाहरण के लिए मधुमक्खी मादा जो क्यून होती है उसमें ये देखने को मिलता है। अगली परिभाषा है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, किसी भी जीव की जीनी संरचना यानी कि जो आंतरिक संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं हम, जीनोटाइप बोलते हैं। एक होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, किसी भी जीव की जो बाह्य संरचना होती है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती है, यानी कि जो बाह्य लक्षण होते हैं उसको, यानी कि जो हमें दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। अगली परिभाषा है टेस्ट क्रॉस। बहुत ही अच्छी परिभाषा है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, तो देखो जब F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण अप्रभावी जनक से करवाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो देखो जो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये तो क्या है, F1 पीढ़ी है, यानी कि संकर लंबे, और जो ये स्मॉल टी है वो क्या है, अप्रभावी जनक है। जब इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं तो उसको बोलते हैं हम टेस्ट क्रॉस। ठीक है ना। अब देखो अगली परिभाषा है काइजमा या काइजमेटा। तो देखो होता क्या है दोस्तों, कि हमने पढ़ा था कि क्रॉसिंग ओवर होता है वो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की जो पैकेटिन अवस्था होती है उसमें क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के जो गुणसूत्र होते हैं उनका आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो आदान प्रदान होता है तो उसमें क्या है, एक संरचना बन जाती है क्रॉस जैसी, तो इसको क्या बोलते हैं, काइजमेटा बोलते हैं। तो होता क्या है देखो कि डिप्लोटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर के बाद एक क्रॉस जैसी संरचना बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, काइजमा बोलते हैं। यानी कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो तो पैकेटिन अवस्था में होता है,
और जो काइजमेटा देखने को मिलता है वो डिप्लोटीन अवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, देखो अगली परिभाषा है प्रूवन सांड। प्रूवन सांड क्या होता है? वह सांड जिसका चयन संतति परीक्षण द्वारा किया गया हो तथा उसकी वंशावली ज्ञात हो, ऐसे सांड को क्या बोलते हैं? हम प्रूवन सांड बोलते हैं। अगली परिभाषा है टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी क्या होता है? एक कोशिका की पूर्ण जीव में विकसित होने की क्षमता को क्या बोलते हैं दोस्तों? टोटिपोटेंसी बोलते हैं, जिसमें स्टेम सेल्स आ जाती हैं। ठीक है ना। अगली परिभाषा है ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन। ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? दो या दो से अधिक मादाओं को पूर्व निर्धारित समय पर एक साथ हीट में लाना क्या कहलाता है? ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन काम में लिया जाता है। इसके लिए हम हार्मोन काम में लेते हैं। उसके बाद है सुपर ओवुलेशन। सुपर ओवुलेशन क्या होता है? एफएसएच हार्मोन के द्वारा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा मादा से एक साथ अनेक अंडे प्राप्त करना क्या कहलाता है? सुपर ओवुलेशन कहलाता है। ठीक है ना। अगली परिभाषा है वंशावली चयन, यानी कि पेडिग्री सिलेक्शन क्या होता है? तो देखो पूर्वजों के प्रदर्शन के आधार पर चयन करना क्या कहलाता है? वंशावली चयन कहलाता है। अगली परिभाषा है हाइब्रिड विगोर। हाइब्रिड विगोर क्या होता है? तो हाइब्रिड विगोर क्या होता है? संतान का दोनों माता पिता से बेहतर होना क्या कहलाता है? हाइब्रिड विगोर कहलाता है। अगला परिभाषा है इनब्रीडिंग, यानी कि अंत्य प्रजनन। देखो अंत्य प्रजनन क्या होता है? संबंधित जानवरों में प्रजनन करना क्या कहलाता है? अंत्य प्रजनन कहलाता है। जबकि असंबंधित जानवरों में प्रजनन करना क्या कहलाता है? आउटब्रीडिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग की 40 परिभाषा कंप्लीट हो गई। ये क्या है? पूरी बुक से ली गई हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि जेनेटिक्स का पूरा निचोड़ है इनमें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।